आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ग्यारह सितंबर है आज, एकदम सुहानी शाम और ये है सोमवार का दिन। पॉडकास्ट दिन भर है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। G20 तो कल नई दिल्ली ने अच्छे से निभा लिया। आज बारी थी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को स्टेट ऑनर देने की। न सिर्फ सम्मान, समझौते भी हुए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में। तो किस तरह वो असर डालेंगे दोनों देशों के संबंधों पर, शुरुआत इसी से करेंगे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने आज राज्य में बंद का ऐलान किया। क्या है ये स्किल डेवलपमेंट स्कैम जिसमें राज्य के पूर्व सीएम गिरफ्तार हो गए हैं? आंध्र की पॉलिटिक्स क्या नया मोड़ ले रही है? उधर पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी हलचल है। बीजेपी और जनता दल सेकुलर के साथ आने से कांग्रेस के लिए क्यों लोकसभा चुनाव टफ हो सकता है, थोड़ी बात इस पर करेंगे। और एशिया कप के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ विराट और केएल राहुल का शतक आ गया है, तो पाकिस्तान की मुश्किलों के साथ बात करेंगे इंडियन टीम मैनेजमेंट के सरदर्द की भी। आखिर में भौचक खबर, कहानी उस शख्स की जिसने एक साल में थिएटर पर 777 फिल्में देखी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने घर आकर सम्मानित किया है। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस कुमार केशव से। शुक्रिया नितिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात, दोनों नेताओं ने इसे आपसी रिश्तों के लिए बताया अहम। राहुल गांधी के बयान पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा का पलटवार, बोले भारत की एक भी इंच जमीन पर चीन का कब्जा नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हाई लेवल मीटिंग, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं मौजूद। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिवाली पर इस बार भी पटाखों की बिक्री और जलाने पर रोक। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा और सवाई सिंह चौधरी बीजेपी में शामिल। बेंगलुरु में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स ने वापस ली हड़ताल, परिवहन मंत्री ने 30 में से 27 मांगे मानी। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट और डच निवेशकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिले कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार। मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2500 पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के सामने रखा 357 रनों का लक्ष्य, विराट कोहली और केएल राहुल ने ठोके शतक। और नोवाक जोकोविच ने मेदवेदेव को हराकर जीता यूएस ओपन का खिताब, करियर का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतकर रचा इतिहास। यह है दिन भर, मैं हूं नितिन ठाकुर। भारत मंडपम में G20 के सफल आयोजन के बाद आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत के लिए दिल्ली में रुके। सर, हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। क्राउन प्रिंस का सेरेमोनियल स्वागत हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के आपसी हितों से जुड़े मामलों पर बात की। पीएम मोदी ने सऊदी को भारत का अहम रणनीतिक साझेदार बताया। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच कई मेमोरेंडम साइन हुए हैं। प्रिंस सलमान की भारत में ये दूसरी स्टेट विजिट थी। इससे पहले 2019 में वो आए थे। वजह भी है इसकी, सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत जो कच्चे तेल का आयात करता है उसका 18% हिस्सा अकेले सऊदी अरब से आता है। करीब $30 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच अप्रैल से दिसंबर 2022 में हुआ। जाहिरन इसे आगे बढ़ाने की दिशा में ही आज बात हुई है। आज की मुलाकात में और क्या खास था, किन चीज़ों को लेकर दोनों देशों के बीच करार हुए, पूछा हमने तुर्की में रह रहे मिडिल ईस्ट के विषयों के जानकार हैं उमर अनस उनसे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट विजिट थी जो इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान अभी हुई है, और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं और बातचीत हुई है। और उसमें सभी क्षेत्रों में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बातचीत की गई है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें डिजिटाइजेशन है और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातचीत हुई है। और इसके अलावा जो पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को लेकर के एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट होता है वो भी हुआ है। एक्सिम बैंक के बारे में हमने कोऑपरेशन किया ताकि इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज किया जा सके। इसके अलावा पानी बनाने के लिए डिसैलिनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है,
उसके बारे में बातचीत हुई है और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ है। और साथ-साथ इन दोनों नेताओं ने ये भी तय किया है कि वो एक टास्क फ़ोर्स बनाएँगे, जिसमें सऊदी अरब से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कहाँ, किन-किन क्षेत्रों में कब कैसे किया जाए, इसके बारे में वो टास्क फ़ोर्स आने वाले दिनों में अपना काम करेगी। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कामयाब बातचीत हुई है दोनों देशों के बीच में संबंध को स्ट्रेटेजिक लेवल पर ले जाने के लिए। अच्छा उमर, 2019 में भारत और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाई थी। उसका मकसद क्या था और उस दिशा में क्या अचीव हुआ है अब तक? इंडिया सऊदी अरबिया का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो 2019 में बना था और इसको 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 देखने में हमें ये समझना चाहिए कि जिस तरह से खुद भारत पिछले 10 सालों में अपने आप को एक मजबूत देश के तौर पर स्थापित उसने किया है, उसी तरह से सऊदी अरब ने भी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में जो बहुत बड़ी तब्दीली वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के लेवल पर और एजुकेशन के लेवल पर। तो सऊदी अरब का जो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है और पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे महत्वपूर्ण देश के तौर पर सऊदी अरब इमर्ज हुआ है। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के बीच में जो कोऑपरेशन है, उसकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए इंडिया और सऊदी अरब के बीच में सन 2006 से ही इसकी शुरुआत हो गई थी और ये दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए पूरी तरह तैयार थे। इसमें भारत का जो रोल है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने टकराव की बजाय या किसी कंट्री का पक्ष लेने के बजाय इज़राइल के साथ भी उसने अच्छे दोस्ताना संबंध रखे हैं, बल्कि सऊदी अरब, यूएई और सभी देशों की इस बारे में मदद की है कि वो इज़राइल के साथ और करीब आएँ और उनकी दोस्ती बेहतर हो और उनके बीच में एक विश्वास का भाव बने। इसीलिए भारत ने जो अब्राहम अकॉर्ड है उसका बहुत ज़्यादा स्वागत किया था और ये समझा था कि अब्राहम अकॉर्ड अगर आगे बढ़ता है तो इससे भारत और पूरे देश में आपस में रिश्ते बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे ईरान से भी भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे और ईरान और भारत और सऊदी अरब के बीच में ईरान किसी एक देश का पक्ष लेने की बजाय भारत ने हमेशा कोशिश की थी कि दोनों देशों के बीच में अच्छा तालमेल बिठा कर के काम चलाया जाए और इसका नतीजा ये हुआ कि आज सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी अच्छे संबंध हो गए हैं और इस अच्छे संबंध से भारत की जो वो जो रिश्ते हैं सऊदी अरब से वो और मजबूत होंगे। इस स्ट्रेटेजिक काउंसिल का एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि भारत और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस के क्षेत्र में भी रिश्ते बहुत मजबूत होने जा रहे हैं और जैसा कि हमको मालूम है कि सऊदी अरब जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ पर अपनी निर्भरता जो है खासतौर से सुरक्षा के मामलों में अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और इस निर्भरता को कम करने के नतीजे में उसे जो दूसरे देशों के साथ जो कोऑपरेशन चाहिए उसमें भारत एक मजबूत और विश्वसनीय देश के तौर पर उभरा है। तो इसीलिए डिफेंस भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जी, G20 सम्मेलन में एक खास चीज़ पर सहमति बनी है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कहा जा रहा है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती दे सकता है। इसमें सऊदी अरब का आप कितना अहम रोल मानते हैं? इंडिया सऊदी अरब के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत दिनों से इसके बारे में एक बातचीत हो चुकी थी कि जिस तरह से सऊदी अरब पूरे क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से उभरती हुई एक इकॉनमी है, तो भारत में और सऊदी अरब के बीच में जो कोऑपरेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी और उनमें से सबसे जो G20 के साइडलाइन में जो सबसे महत्वपूर्ण समझौता तय पाया है, जैसा कि इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर रखा जाएगा और इंडिया पूरे दुनिया में स्पेशली यूरोप और मिडिल ईस्ट के सारे देशों में यहाँ से चीज़ों को सप्लाई करेगा। जैसा कि हमें मालूम है कि मिडिल ईस्ट में एक फूड का क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी को लेकर के है, तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें तय की जाएंगी। यहाँ से शिप से गल्फ़ में भेजा जाएगा, गल्फ़ से वो बाई ट्रेन वो उनको भेजा जाएगा इज़राइल तक और इज़राइल से वो वाया शिप फिर वो यूरोप में ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरह से ये जो कॉरिडोर बने जा रहा है, ये एक जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके मुकाबले में एक ज़्यादा अश्योर्ड और ज़्यादा डेमोक्रेटिक और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, जो टू वे है।
जो इसी वजह से अभी सारे देशों की जो निगाह है वो इस कॉरिडोर पर ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो अभी तक उस तरह के प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं दे सका। लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है वो जितनी लंबी दूरी को और जितनी बड़ी इकोनॉमीज़ को कवर कर रहा है और जिस मॉडल पे जा रहा है, उससे ये माना जाना चाहिए कि खुद भारत एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरेगा, जो पूरी दुनिया को सप्लाई दे सकता है, सभी चीज़ों की सप्लाई दे सकता है, चाहे वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो एनर्जी के बारे में हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के बारे में हो। तो ये एक बहुत ही गेम चेंजिंग एग्रीमेंट है जो दोनों देशों के बीच में और दोनों इलाकों के बीच में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया उमेर। तो सऊदी अरब में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और करीब 1 लाख से ज़्यादा भारतीय हर साल हज के लिए सऊदी जाते हैं। और अब बात दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश की। यहाँ आज तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता दिन भर सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन की शुरुआत हुई जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल 9 सितंबर के दिन सीआईडी ने चंद्रबाबू नायडू को 371 करोड़ रुपए के स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तार किया था। कल विजयवाड़ा कोर्ट में उनकी पेशी थी और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नायडू को विजयवाड़ा से करीब 200 किलोमीटर दूर है राजमहेंद्रवरम में राजामुंद्री सेंट्रल जेल, वहां भेजा गया। ऑर्डर के मुताबिक नायडू यहां 23 सितंबर तक रहेंगे। और फिर क्या, तेलुगु देशम पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए, विरोध जताने लगे, नायडू की रिहाई की मांग होने लगी। टीडीपी के समर्थन में जनसेना पार्टी भी सामने आई। पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण पुलिस के रोके जाने पर विरोध दर्ज करते हुए जमीन पर लेट गए। ये बदले की राजनीति है या करप्शन के खिलाफ लड़ाई, इस सवाल पर आएंगे। लेकिन स्किल डेवलपमेंट स्कैम क्या था, कब हुआ था, तब क्या बखेड़ा हुआ था, हमने पूछा इंडिया टुडे टीवी हैदराबाद ब्यूरो के कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल बशीर से। देखिए, स्किल डेवलपमेंट घोटाला जिसकी बात की जा रही है आंध्र प्रदेश राज्य में, खास करके ये तब का है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 2014 में चंद्रबाबू नायडू बने थे और उस वक्त में एक स्कीम लाया गया था जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट करने के नाम पर जो है लगभग 3,300 करोड़ की लागत का एक जो है स्कीम लाया गया था, जिसमें 90% शेयर था सीमेंस, एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था और बाकी का 10% शेयर जो था वो राज्य सरकार पर निर्भर था, अरेंज करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर थी। लेकिन सीआईडी, एपी सीआईडी ने जो केस लिया है और साथ में इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, इरेगुलरिटीज पता चली है इनकम टैक्स को के चलते, और इसके बाद एपी सीआईडी ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके बाद ये सामने आया है कि चंद्रबाबू नायडू की निगरानी में लगभग 300 करोड़ की लागत का जो है फ्रॉड, करप्शन जो है इस वक्त में किया गया था। अब्दुल, ये पढ़ने में आया कि सीबीआई ने 9 दिसंबर 2021 को स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामला जो था उसमें एफआईआर दर्ज की थी। उसमें 25 लोगों के नाम थे लेकिन चंद्रबाबू का नाम नहीं था। फिर सीबीआई ने उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया है? देखिए, अगर हम इस विषय पर बात करें तो जो यहाँ की सरकार, अभी मौजूदा सरकार है, वाईएसआरसीपी के एडवाइजर ने एक स्टेटमेंट में आज इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि 140 लोगों का, विटनेसेस को एग्जामिन किया गया, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया जो इस घोटाले से जुड़े हुए हैं। उनके स्टेटमेंट, विटनेसेस के स्टेटमेंट लेने के बाद और काफी ज्यादा ये इन्वेस्टिगेशन, जैसे आपने कहा कि 2021 में ये केस रजिस्टर हुआ था जिसमें चंद्रबाबू नायडू का नाम नहीं था, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तब पता चला कि यह सब पूरा घोटाला चंद्रबाबू नायडू की निगरानी में उनके समक्ष में हुआ था और प्राइमरी एक्यूज्ड जो मुख्य रूप में इसमें आरोपी है वो चंद्रबाबू नायडू है। तो एक एमओयू दाखिल करते हुए चंद्रबाबू नायडू को इसी केस में A37, एक्यूज्ड नंबर 37 के तौर पर ऐड करवाया गया एक पिटीशन दाखिल करने के बाद, और उसी के चलते, इन्वेस्टिगेशन के चलते जो भी सबूत और जो भी विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए, उसके तहत उनको जो है आगे की कार्रवाई में 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में एसीबी कोर्ट ने, विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या ये कहना सही होगा कि ये मामला अब आंध्र प्रदेश में बदली की राजनीति का एक नया अध्याय खोल देगा? जी बिल्कुल। देखिए, पहले ही चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी में जो ऑपोजिशन है उसमें
काफी ज्यादा जो है तकरार होती रही है। अब आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है, जिसके चलते इस विषय को टीडीपी एक सिंपैथी फैक्टर, इमोशन के तौर पर, जैसे हम कह सकते हैं कि 72 ईयर ओल्ड है नारा चंद्रबाबू नायडू, काफी ज्यादा एज्ड है, उन पर इस तरीके का जो है इस तरीके का अरेस्ट करने का प्रोसीजर जो अपनाया गया, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया यहाँ की पुरंदेश्वरी मैडम जो है उनसे बातचीत में, या फिर जनसेना के चीफ पवन कल्याण ने बातचीत में ये कहा कि जो तरीका अपनाया गया था अरेस्ट करने का, ये काफी सरासर गलत था। कोई नोटिस इश्यू किया जाना चाहिए था। वो एक बड़े जो है पार्टी के मुखिया है और साथ में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको ऐसे रातों रात कहीं से अरेस्ट करना, यहाँ पर लाकर सीआईडी एसआईटी में हम अगर देखें तो लगभग 14 से 18 घंटों की उनकी इंटरोगेशन हुई, ग्रिलिंग हुई, जिसके बाद उनको लगभग करीब करीब 20 घंटे 18 से 20 घंटे उनको कोर्ट में गुजारने पड़े। तो इस डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो काफी जोर लगाया गया। ये माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को इस केस में जो है जेल हो, और जिसके चलते एक सिंपैथी फैक्टर टीडीपी इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जो वाईएसआरसीपी है ये यही कह रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है, ना कि कोई जो है करप्शन चार्ज, उनका कोई पर्सनल पॉलिटिकल वेंडेटा इसके खिलाफ नहीं है, कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये एक जो है क्राइम हुआ है आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बशीर। और जहां एक तरफ चंद्रबाबू की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, वहीं उनके जेल जाने के बाद वाईएसआर कांग्रेस सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर रोजा सिल्वामणि ने अपने आवास पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, हम चंद्रबाबू नायडू के सभी गलत कामों का पर्दाफाश करेंगे। इधर अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने कमाल कर दिया। डबल इंजन सरकार के विकास के दावे को धत्ता बताते हुए पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। बीजेपी भले न बोले, लेकिन उन्होंने आत्ममंथन तो किया ही है। राज्य में एकला चलो की दुहाई देने वाली पार्टी ने जनता दल सेकुलर की तरफ हाथ बढ़ाया है। जनता दल सेकुलर सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने अगले बरस होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया है। वोटर्स के लिहाज से अगर समझें तो कर्नाटक में तकरीबन 17% आबादी लिंगायत समुदाय की है, और ये समुदाय बीजेपी के खासकर उनके नेता बीएस येदियुरप्पा के कोर वोटर माने जाते हैं। लिंगायत के बाद राज्य में दूसरी बड़ी है 15% आबादी वाली वोक्कालिगा समुदाय की वोट बैंक। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी और जेडीएस का ये साथ राज्य के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को किस तरह बदलेगा, और हमने इसके बारे में बात की है इंडिया टुडे टीवी साउथ ब्यूरो के डेप्यूटी एडिटर सगी राज से। देखिए, राज्य की सामाजिक समीकरण में देखा तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जहां कर्नाटका में है एक दूसरे से दूसरे पार्टी जाना कुछ नया नहीं है। हमने पहले भी देखा है, जेडीएस से कांग्रेस जाना, कांग्रेस से बीजेपी जाना, बीजेपी से कांग्रेस, बीजेपी से जेडीएस, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे आइडियोलॉजी के मैं पहले भी बात किया तो जो लीडर्स है, जैसे सीटी रवि हो, जैसे अनंत कुमार हेगड़े हो, उनके जैसे नेता बहुत कम है जो आइडियोलॉजी के साथ स्टिक करते हैं और दूसरी पार्टी से नहीं, उनका दूसरे पार्टी से इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। देखिए, जैसे लीडर्स है वैसे ही है पार्टी यहाँ पे। जैसे हम आइडियोलॉजी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होगा सामाजिक में, इसीलिए जो अलायंस होगा उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी देखिए, जो भी असेंबली इलेक्शंस हुआ था, जेडीएस को जो भी वोट मिल रहा था पहले, उससे भी कम मिला था, और बीजेपी का वोट परसेंटेज देखा तो उनका इंटैक्ट है। जो भी उन्होंने आ रहा है इलेक्शन में, फिर भी उनका वोट शेयर इंटैक्ट है, 33% तक इंटैक्ट है। मगर जेडीएस का जो भी वोट शेयर था उनका कम हो चुका है। उनका रिसर्च के मुताबिक जो भी वोट्स था, माइनॉरिटीज का वोट्स था और बैकवर्ड क्लास का वोट्स था, वो पूरा कांग्रेस को दिया गया था रिसेंट असेंबली इलेक्शंस में। इसी के वजह से उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करने का डिसीजन लिया है, और इसी के वजह से उनका अभी भी बातचीत चल रहा है।
इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा कर्नाटका में, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जो देता है वो खुल के पार्टी स्विच करते हैं जब भी उनको चाहिए, उनके मर्जी पे। सगई कर्नाटक में तो बीजेपी एकला चलो की स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ती रही है। अब पार्टी को जेडीएस की जरूरत क्यों पड़ गई है? दूसरा, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है या टफ सिचुएशन बनेगी यहां से उनके लिए भी? देखिए, अभी पिछले लोकसभा इलेक्शंस में देखा तो 28 सीट्स है कर्नाटका में। 28 सीट में 25 सीट्स इन्होंने जीता है, बीजेपी ने। 3 सीट में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है और 2 सीट में एक जेडीएस और एक बीजेपी जीता है। तो अभी इसके मुताबिक देखा तो बीजेपी बहुत ही स्ट्रांग है कर्नाटका में, मगर जो असेंबली इलेक्शंस हुआ था वो नैरेटिव को चेंज कर दिया है। तो अभी बीजेपी बैकफुट पे है, क्योंकि यहाँ पे 133 सीट कांग्रेस ने जीता था। सो ये इंग्लिश में कहते हैं ब्रूट मेजॉरिटी। तो इसलिए शायद बीजेपी बैकफुट में है, शायद उनको जितना पिछले बार मिला था इतना उतना नहीं मिल सकता है कि उनका कैलकुलेशन है। और दूसरी ओर जेडीएस का सर्वाइवल है, क्योंकि उनका जो सीट असेंबली इलेक्शंस में आया था वो बहुत कम था, सबसे कम था। सो इसी के वजह से उनको अलायंस पार्टनर चाहिए बीजेपी के साथ, जहां पे उनका एग्जिस्टेंस का मैटर हो सकता है और उनका सर्वाइवल इन कर्नाटका पॉलिटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बीजेपी के साथ हाथ मिलना चाहते हैं और जो भी सीट उनका मांग रखी है वो पूरा जेडीएस का वोट है। जैसे वोट बैंक उनका वहां पे बहुत ज्यादा है मुद्गलिका कम्युनिटी की, तो उधर ही उनका मांग ज्यादा रखा है। शायद वो जगह देने के लिए बीजेपी को इतना मुश्किल नहीं हो सकता है, शायद उनको दे सकते हैं। सो इसी के वजह से ये एक स्मूथ सेलिंग होगा और जेडीएस को एक सर्वाइवल बैटल होगा कर्नाटका में। बहुत बहुत शुक्रिया सगई। उधर एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है। टीम इंडिया ने कल के स्कोर 147 पर 2 विकेट से आगे खेलना शुरू किया था और निर्धारित 50 ओवरों में 356 रन बना दिए। विराट कोहली और केएल राहुल कल के दोनों नॉट आउट बल्लेबाजों ने शानदार शतक बनाए। विराट ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन भी पूरे किए। चोट के बाद वापसी कर रहे केएल राहुल की ये पारी इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए खुशखबरी है या सिरदर्द? साथ ही बारिश से प्रभावित इस मैच में पाकिस्तान के लिए इस टोटल को चेज करना कितना मुश्किल रहने वाला है, इन सब पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की आज तक रेडियो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, 356 रन का विशाल टोटल इंडियन टीम ने खड़ा कर दिया है और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर खबर ली गई है आज। विराट कोहली और खास करके केएल राहुल दोनों ने शतक बनाए, 233 रन की पार्टनरशिप की दोनों ने मिलकर के। इस ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस पर इंडिया के आप कैसे देखते हैं? बहुत ही कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस है केशव, और एक लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि भारतीय टीम का बतौर बैटिंग यूनिट इस तरह का डोमिनेंस देखने को मिला है। भारतीय फैंस तरस रहे थे कि भारत का टॉप ऑर्डर कब फायर करेगा, और आखिरकार वो दिन आया। और क्या स्पेशल दिन चुना भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के अगेंस्ट। जो भारतीय टीम को लेकर के भारतीय फैंस का जो जनाधार है भारतीय टीम का, वो जिस तरह से दरक रहा था भारतीय टीम के टॉप के बल्लेबाजों के फेल होने से, आई थिंक ये जो पारियां हैं केएल राहुल की और विराट कोहली की, इससे फैंस के मन में एक बार फिर वो विश्वास लौटेगा। और क्योंकि विश्व कप से ठीक पहले ये पारियां आई हैं केशव, मैं बहुत संतुष्ट हूं भारतीय टीम के प्रदर्शन से। एंड केएल राहुल के लिए आपको स्पेशली जो है बहुत मानना पड़ेगा कि जिस तरीके का बोल्ड डिसीजन भारतीय टीम ने लिया कि नहीं जी, हालांकि बैक स्पैज्म की बात कही गई है श्रेयस अय्यर के लिए, लेकिन अगर वो फिट भी हैं और उनको ड्रॉप करके केएल को खिलाया गया तो ये बहुत बोल्ड डिसीजन था। और वहां पर भारत के लिए क्लिक करना वो बहुत बढ़िया एक पॉजिटिव संदेश लेकर आ रहा है वर्ल्ड कप से पहले। आई थिंक ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया आज। आपने केएल राहुल का जिक्र किया, लेकिन क्या एक सिरदर्द और बढ़ गया है, क्योंकि ईशान किशन ने जिस तरीके की पारी खेली पिछली बार, उन्होंने अपनी जगह सीमेंट कर ली। अब केएल राहुल आए, उन्होंने ऐसी पारी खेल दी कि उनकी जगह एकदम पक्की हो गई है। तो क्या श्रेयस अय्यर के लिए एक बुरी खबर है और टीम मैनेजमेंट के लिए अच्छी खबर? देखिए, ये टीम गेम है केशव, कभी भी किसी को टीम के हित में बाहर बैठना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया का आप एग्जाम्पल लीजिए, मार्नस लाबुशेन इतने तगड़े बल्लेबाज हैं, वर्ल्ड कप के 15 के स्क्वाड में नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज चल रही है, पहले मैच में आते हैं कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर, मैच जिता के ले जाते हैं, दूसरे मैच में एक बड़ी सेंचुरी मारते हैं, रन बॉल से ज्यादा 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट रखते हैं। तो टीम हित में कई बार ऐसा होता है कि कुछ खिलाड़ी बाहर रहते हैं फॉर्म में रहने के बावजूद भी, तो ये कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक अब इससे होगा ये कि जो खिलाड़ी ईशान किशन को मौका मिल रहा है या श्रेयस अय्यर को आने वाले दिनों में मौका मिले, उनके ऊपर एक परफॉर्मेंस करने का एक वो रहेगा कि साहब नहीं परफॉर्म नहीं करेंगे तो आई थिंक श्रेयस वेट कर रहे हैं, ईशान किशन को ये फील होगा, तो ऑन टोज रहेंगे प्लेयर्स, परफॉर्मेंस एनहांस करनी पड़ेगी। और आई थिंक विश्व कप से पहले ये एक अच्छा हेडेक है टीम मैनेजमेंट के लिए। 350 से ऊपर का टारगेट है पाकिस्तान के लिए। हमने देखा बारिश ने किस तरीके से खलल डाला है, कल भी और आज भी लेट से मैच शुरू हो सका। तो पाकिस्तान के लिए कितना आसान या मुश्किल रहने वाला है इस पिच पे इस टारगेट को चेज करना? नहीं देखिए, ऑब्वियसली दो सर्कमस्टांसेस है, अगर एक पूरा मैच होता है और एक रेन इंटरप्शन आता है मैच में, अगर पूरा मैच होता है तब भी ये लक्ष्य पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है चेज करना। बेशक बैटिंग के लिए पिच अच्छी है, हालांकि गेंद थोड़ा सा होल्ड कर रही है, थोड़ा सा ग्रिप कर रही है गेंदें, तो आई थिंक भारतीय गेंदबाज परीक्षा तो लेंगे ही वहां पर। पूरा गेम होता है तब भी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है 350 प्लस चेज करना। लेकिन अगर रेन इंटरप्शन आता है, डीएलएस अगर लगता है, तब भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, बड़ा लक्ष्य मिलेगा, क्योंकि भारत ने न सिर्फ स्मार्ट बैटिंग की बल्कि स्मार्ट थिंकिंग के साथ विकेट हाथ में रखे, और जब आपके हाथ में विकेट रहते हैं, रन्स तो देख रहे हैं 350 प्लस है, और क्योंकि भारत ने सिर्फ 2 ही विकेटें गंवाई हैं, तो जो रिवाइज टारगेट मिलेगा रेन इंटरप्शन अगर आता है तो इस मैच में पाकिस्तान को बड़ा तगड़ा रिवाइज टोटल मिलेगा, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत इस वक्त इस मुकाबले में कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहा है, और ये मुकाबला भारत मोस्ट लाइकली, अगर कोई बहुत अप्रत्याशित खेल पाकिस्तान की तरफ से नहीं होता, तो मुकाबला भारत का है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव और इकबाल। और अब बारी है भौचक की। आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। लखनऊ में एक ऐसे चचा को जानता हूं जो जवानी के दिनों में फिल्मों के इतने बड़े आशिक थे, इतने बड़े फिल्मची थे कि उनके टक्कर का आदमी आज तक मिला नहीं। चचा एक ही पिक्चर एक ही थिएटर में बैक टू बैक 2 बार देख लेते थे, यानी एक शो खत्म हुआ, पब्लिक उठी जाने लगी, ये वहीं बैठे रहे, नए लोग आए, पिक्चर फिर शुरू हो गई, लेकिन चचा ने दोनों बार देखी। कई बार तो 3 शो लगातार देख लेते थे। डायलॉग्स तो उनको रटे रहते थे। कुछ साल पहले उनका इंतकाल हो गया। अगर वो जिंदा होते तो मैं उनको आज की भौचक खबर सुनाता कि दुनिया में उनसे बड़े फिल्मची पैदा हो गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने एक भाई साहब को जुलाई 2022 से जुलाई 2023 के बीच, यानी 1 साल में 777 फिल्में पिक्चर हॉल पर देखने पर उनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज किया है। इन भाई का नाम है ज़ैच स्वोप और ये अमेरिका में रहते हैं। 32 साल की उम्र है। 2022 में पहली फिल्म जो उन्होंने देखी थी वो थी मिनियंस राइज ऑफ ग्रू, और फिर ऐसी देखी कि बस देखते ही चले गए, फिर ना रुके। इस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए इन्होंने आखिरी फिल्म देखी इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी। लेकिन रिकॉर्ड तोड़ने की कुछ शर्तें भी थीं। ऐसा नहीं कि चले गए हॉल और टिकट खरीद कर सो गए वहां पर। ना जी भाई साहब, पूरी फिल्म देखनी थी और फोन इस्तेमाल भी नहीं करना था और सोना भी नहीं था। ज़ैच भाई ने सारे नियमों को पूरा करते हुए ये फिल्में देखी और ये रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड बनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक शानदार सफर था। मैंने ये ऑटिज्म के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया, इसीलिए मैंने इसे अपनी जिंदगी का 1 साल दे दिया। पर क्या पता किसी साल फिर से मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दूं। आपको बता दें कि ज़ैच एक एस्पर्जर सिंड्रोम से पीड़ित हैं, जो ऑटिज्म का ही एक प्रकार है। पर ज़ैच नौकरी भी करते हैं और नौकरी के बीच में वक्त निकालकर फिल्में भी देखते हैं। इस बीच वो ये भी ख्याल रखते हैं कि लगातार फिल्में देखने से उनके दिमाग पर नुकसान ना हो। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए 1 साल में 777 फिल्में थिएटर पर देखकर उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद। तो दिन भर में तो आज इतना ही, लेकिन एक और बात, नामी गिरामी का नया एपिसोड आ गया है। संघ के गुरुजी यानी गोलवलकर की कहानी सुनिए इस बार। और आप स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट या जियो सावन पर भी हमारे सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। हमें रेट जरूर कीजिएगा वहां पर। और कुछ कहना सुनना हो तो radio@aajtak.com पर मेल भेजिए। आज का शो प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं कपिल देव सिंह। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और सुनते रहिए आज तक रेडियो।